उसने अपने बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया कि वे मुझे घर के अंदर ले जाएं और मुझे कालकोठरी डंगोन में डाल दें। मैं पूरी तरह से घबरा गई। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैं चाहे जितना भी कोशिश करूं अपने शरीर को पीछे करने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जो बॉडीगार्ड खड़ा था, वही मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। मन में मैंने उसे साइको नाम दे दिया। उसने मेरा हाथ जबरदस्ती पकड़ लिया और मुझे अंदर खींच लिया। वह बिल्कुल पेशेवर पहलवान की तरह दिखता है। उसके हाथों पर टैटू है और उसका चेहरा ऐसा था कि कोई उससे बहस करने की हिम्मत न करे। बाकी बॉडीगार्ड भी उसी की तरह ताकतवर थे। पहले तो मैंने विरोध किया, लेकिन जब उसने अपनी उंगलियां मेरे हाथों में जोर से धंसा दी, तो मुझे दर्द हुआ और मैं सहम गई। इसके बाद मैंने उसे और ज्यादा गुस्सा न दिलाने का फैसला किया और चुपचाप घर के अंदर चली गई। घर में घुसते ही वह मुझे सीधा अंदर के गलियारे से खींचता हुआ किचन के पास ले गया और फिर गलियारे के आखिरी कमरे में ले गया। लेकिन इससे पहले कि मैं अंदर जाती, मैंने घर का अच्छे से निरीक्षण कर लिया। ये ठीक वैसा ही था जैसा बेथानी ने बताया था। ये जानकारी हमारे भागने में मदद कर सकती है, बशर्ते हम पहरेदारों को धोखा देने में सफल हों। उसने इस बार होशियारी दिखाई और अच्छे बॉडीगार्ड्स रखे, लेकिन यह मेरे और बेथानी के लिए बुरी खबर थी, क्योंकि अब बिना देखे भागना लगभग असंभव था। मैं अपने विचारों में खोई हुई थी जब उस बॉडीगार्ड ने मुझे धक्का देकर एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे में हल्की रोशनी थी, इसलिए मेरी आंखों को कुछ सेकंड्स लगे अंधेरे से समायोजित होने में। मैंने दरवाजा बंद होने और लॉक करने की आवाज सुनी। मैंने कमरे का निरीक्षण किया और ये ठीक वैसा ही था। मैं स्कार को नहीं बताना चाहती थी कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया, लेकिन वह जिद्दी थी और बिना सुने मानने वाली नहीं थी। मेरे पास बहस करने की ताकत नहीं थी, इसलिए मैंने उसे सब कुछ बताने का फैसला किया। मैं अपना काम खत्म कर चुकी थी और घर जाने के लिए कार में बैठने ही वाली थी कि मुझे याद आया कि मैंने ऑफिस में कुछ फाइलें भूल गई हूँ। समय लगभग 5:28 था। मैं कार से उतरी, जल्दी से अपने डेस्क की तरफ गई और फाइलें लेकर वापस कार की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैंने सामान कार की पिछली सीट पर रखा और ड्राइवर सीट की ओर बढ़ी, मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। इससे पहले कि मैं मुड़कर देख पाती या चिल्ला पाती, किसी ने मेरे मुंह और नाक पर एक कपड़ा रख दिया। मैंने बचने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड में मुझे चक्कर आने लगे और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरी आखिरी याद यही थी कि वह व्यक्ति मेरे चेहरे पर कपड़ा दबाए हुए था। बेथानी की कैद और यातनाएं। जब मुझे होश आया तो मेरी आंखें खुलीं और मैं तुरंत दर्द से कराह उठी। रोशनी बहुत तेज थी, इसलिए मैंने अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं। कुछ पलों बाद मैंने धीरे धीरे आंखें खोलीं और इधर उधर देखा। कमरे में सिर्फ एक कुर्सी थी जिससे मैं बंधी हुई थी, बाकी सब कुछ खाली था। तभी मैंने दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज सुनी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर वही व्यक्ति आया जिससे मुझे सबसे ज्यादा डर था, मार्कस। अच्छा हुआ तुम जाग गई, उसने एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहा। तुम्हें बधाई दूं तुम्हारी भागने की कोशिश पर, लेकिन अब तुम्हारी हालत और भी बुरी होगी। मैं डर के मारे कांप गई। इसके बाद अगले कुछ घंटों तक उन्होंने मुझसे स्कार के बारे में सवाल पूछे और जब मैंने जवाब नहीं दिया तो बेल्ट से पीटा। मैं बेहोश होने तक दर्द सहती रही। वर्तमान में वापसी और मार्कस का नया खेल। स्कार मुझसे माफी मांगने लगी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। हमें अब इस पर बहस करने का समय नहीं है। हमें यहाँ से भागने का कोई रास्ता खोजना होगा, मैंने कहा। तभी दरवाजे पर धीमी आवाज हुई और कोई अंदर आया। ये मार्कस था। उसके चेहरे पर वही घिनौनी मुस्कान थी। तुम दोनों को अब घर की मेरी सबसे पसंदीदा जगह दिखाने का समय आ गया है, उसने खुशी से कहा और ताली बजाई। मुझे डर लगने लगा। उसने हमें एक अंधेरे तहखाने में ले जाकर खड़ा कर दिया और धीरे धीरे रोशनी जलाई। स्वागत है मेरी पसंदीदा जगह में, उसने ठाका लगाया। मैं इसे यातना कक्ष कहता हूँ।